हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र। ये एक प्रकार का संधारित्र ही है, एक कैपेसिटर है जिसमें हम दो प्लेट्स ले लेते हैं। एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, उसको धन आवेशित किया गया है, और दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, उसको ऋण आवेशित किया गया है। दोनों को बहुत कम दूरी, बहुत कम डिस्टेंस पर रखा गया है, जो कि स्मॉल r से रिप्रेजेंट की गई है। दोनों का जो एरिया है, दोनों प्लेट्स का जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल समान है, एक जैसा ही है, जिसको हमने कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया है। दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलली रखा गया है, समांतर रखा गया है, और जो नेगेटिव प्लेट है उसको अर्थ से, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको ही हम क्या कह देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें दो प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलली समांतर रखते हैं। एक को पॉजिटिवली चार्ज धन आवेशित कर देते हैं, दूसरे को नेगेटिवली चार्ज ऋण आवेशित कर देते हैं और पृथ्वी से जोड़ देते हैं। दोनों प्लेट्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्षेत्रफल, वो भी एक समान होना चाहिए और बहुत कम दूरी पर होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे से, डिस्टेंस जो है दोनों के बीच वो नॉमिनल होनी चाहिए। तब इस कॉम्बिनेशन को, इस अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको पहले भी बताया गया है, जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, जो कि E से शो किया गया है। अब एक क्वांटिटी होती है, एक भौतिक राशि है जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व। वो क्या होता है, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम जो चार्ज देते हैं, जो आवेश देते हैं किसी संधारित्र को चार्ज करने के लिए, उसको ही हम क्या कह देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर किसके होता है, Q अपॉन A। Q का मतलब है जो चार्ज, जो आवेश हमने दिया है उस कैपेसिटर को, अपॉन A का मतलब है एरिया, जो कैपेसिटर का क्षेत्रफल है, जिस सतह को हम चार्ज दे रहे हैं उसका क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल A से। और जो इंटेंसिटी है, तीव्रता, वो होती है, पहले भी आप इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तीव्रता का, इंटेंसिटी का, और जो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। जो तीव्रता है वो अनुपात होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का और वैद्युतशीलता का। अब अगर हम जो हमने फॉर्मूला निकाला है डेंसिटी का, आवेश के पृष्ठ घनत्व का, उसको यहाँ रख देते हैं, तब ये हो जाता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और आपको एक और फॉर्मूला बताया गया है, जो रिलेशन है E और V में, वो है E बराबर होता है V अपॉन R। V का मतलब है वैद्युत विभव, पोटेंशियल, एंड R इज डिस्टेंस, दूरी। तब हम E का फॉर्मूला यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाता है V अपॉन R Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और V बराबर होता है, V बराबर क्या होता है, आपको पहले बताया है, धारिता के रूप में, कैपेसिटेंस की फॉर्म में V होता है Q अपॉन C। तब हम अगर इसको यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाता है Q अपॉन C इंटू R इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाता है, हमें कैपेसिटेंस निकालनी होती है संधारित्र की। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता निकालनी होती है। ये आ जाती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। किसी भी क्वांटिटी के लिए, किसी भी भौतिक राशि के लिए अगर हमें कोई डेफिनेशन बनानी होती है तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी मान लेते हैं। उसके जो टर्म्स है, उसमें जो राशियां यूज करी जाती हैं, उसमें हम स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा ही 1 मान लेते हैं। तो वैसे ही वही सेम कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो सरफेस का एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, एंड जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच की वो है 1 मीटर। तब जो C है वो बराबर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। जो धारिता है संधारित्र की वो बराबर हो जाती है वैद्युतशीलता के, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू
जो आपको पहले बताई गई है, तो ये हो जाता है 8.85 पिको फेराड। जो आपको वैल्यू बताई गई है एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बताई गई थी? पहले जब आपने कूलम का नियम पढ़ा था उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई गई थी 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या बताई गई थी? ये आपको वैल्यू बताई गई थी इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी की, जो है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो 10 to the power -12 है उसको हम क्या कह देते हैं? पिको। ये जो वैल्यू है उसको क्या कह देते हैं? पिको। तो इसीलिए हमने जो 10 to the power -12 है वहां से कन्वर्ट करके किसके बराबर कर दिया है? पिको के बराबर कर दिया है। फेराड जो कि यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, क्योंकि फेराड ने ही इन्हीं के बारे में बताया है। तो इस तरह से हमारे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता कितनी हो जाती है? 8.85 पिको फेराड। कब हो जाती है? जब जो प्लेट्स हैं उनका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो है 1 मीटर। तब जो C है, जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, वो बराबर हो जाती है एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता या इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी के। तो जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 पिको फेराड। इसी से हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जो कैपेसिटेंस है, धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की, उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। वो होती है कि जो कैपेसिटेंस है, धारिता है संधारित्र की, वो बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी या वैद्युतशीलता के, या फिर ये बराबर होती है 8.85 पिको फेराड। जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं तब ये किसके बराबर होती है? 8.85 पिको फेराड। और ये कब होती है? जब हमने जो प्लेट्स ली हैं उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है और दोनों कितनी डिस्टेंस पर सेपरेटेड है? 1 मीटर यूनिट डिस्टेंस पर, 1 मीटर की दूरी पर दोनों सेपरेटेड होती हैं प्लेट्स। और उनका क्षेत्रफल अगर 1 मीटर स्क्वायर होता है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता के बराबर, या ये बराबर होती है 8.85 पिको फेराड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संयोजन किसका है? संधारित्र का संयोजन, जिसमें पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में संयोजन। और इसीलिए हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं A और B, जिनके बीच हमने 3 संधारित्र जोड़ दिए हैं सीरीज में, 3 कैपेसिटर्स जोड़े गए हैं। जो पहला है उसकी धारिता है C1, कैपेसिटेंस कितनी है? C1। दूसरे की है C2 और तीसरे की है C3। और उसको हमने अर्थ से जोड़ दिया, अर्थेड कर दिया है। जब इसको चार्ज देते हैं, हम कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, तब जो चार्ज है पूरे उसमें फ्लो होता है इक्वली। और जो पोटेंशियल है, आपको पहले बताया है कि आवेश देने से किसी कैपेसिटर के सिरों पर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। तो जो वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ है पूरे में वो है V। पोटेंशियल कितना है? V। C1 के सिरों पर जो पहला संधारित्र है उसके सिरों पर जो पोटेंशियल है, विभव है, वो है V1। दूसरे संधारित्र के सिरों पर पोटेंशियल है V2 और तीसरे संधारित्र के सिरों पर विभव है V3। तो इस तरह से जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, कुल विभवांतर किसके बीच में? बिटवीन A एंड B, जो 2 पॉइंट्स लिए हैं उनके बीच में कुल कितना वैद्युत विभव होगा? V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये है इक्वेशन 1। हमने जब संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था तो V वहां से कितना था? Q अपॉन C। इन
इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। V बराबर कितना होता है, Q अपॉन C। Q है जो आवेश हमने इसको दिया है और C क्या है, धारिता। तो इसी तरह से V1 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1। पूरे सर्किट में एक ही चार्ज फ्लो हो रहा है और वो है Q। C2 के सिरों पर जो V है V2 वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2। और ऐसे ही जो तीसरा संधारित्र है उसके सिरों पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, Q अपॉन C3। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो Q अपॉन C बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। और आपको पता है Q कॉमन है, इसको हम कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तब ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्या है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उसकी धारिता इस प्रकार से होती है और हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सभी संधारित्र की धारिता का मान रखकर हम कॉम्बिनेशन में जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन था जो कि है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में संयोजन। अब हम दूसरा करेंगे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम संधारित्र का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं कैपेसिटर्स को, तब हम कुछ इस तरह से जोड़ देते हैं। हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक सर्किट बनाया है A एंड B, जिसके बीच में हमने 3 कैपेसिटर्स जोड़ दिए हैं। जो संधारित्र जोड़े गए वो सभी कैसे हैं, पैरेलली अटैच्ड हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। पहला संधारित्र है उसकी धारिता है C1, दूसरे की कैपेसिटेंस है C2 और तीसरे की कैपेसिटेंस है C3। पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है कैपिटल V, वैद्युत विभव कितना है, कैपिटल V। जो चार्ज हमने दिया था इसको चार्ज करने के लिए वो पॉइंट A से 3 वेज में डाइवर्ट हो गया है। पहले में है Q1, दूसरे में है Q2, तीसरे में है Q3। तो जो C1 है उसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है एक Q1 से। और इसी तरह से जो दूसरा है संधारित्र C2, वो भी एक प्लेट पर प्लस Q2 आवेश आ जाता है, दूसरे पर माइनस Q2 आवेश आ जाता है। और जो तीसरा संधारित्र है उसकी भी एक प्लेट पर प्लस Q3 आवेश आ जाता है और दूसरे पर माइनस Q3 आवेश आ जाता है, क्योंकि ये आवेश A से डाइवर्ट हो जाता है 3 वेज में। तो जो आवेश है, कुल आवेश वो कितना हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, किसके बीच, बिटवीन A एंड B। और Q बराबर होता है CV। अभी जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसी से Q जो चार्ज है वो किसके बराबर हो जाता है, C इंटू V। इसी तरह से Q1 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एक समान है, V ही है, तो जो पहला संधारित्र है उसकी धारिता है C1, ये हो जाएगा Q1 बराबर किसके हो जाएगा, C1V के। Q2 बराबर हो जाएगा C2V के। ऐसे Q3 बराबर हो जाएगा C3V के। और इसको हम कहाँ रख देंगे, ये जो इक्वेशन 1 लिखी है उसमें, तब ये हो जाएगा CV बराबर किसके हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तब ये रह जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम में संयोजन है 3 संधारित्र का। तीनों संधारित्र की धारिता अगर दी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, तो जो कॉम्बिनेशन है उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, परावैद्युत पदार्थ। और ये कौन से पदार्थ होते हैं, जो वैद्युत के कुचालक होते हैं, जो क्या होते हैं, सिंपली इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। उन्हीं पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, परावैद्युत पदार्थ। और इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है इजीली, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, जो वैद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, परावैद्युत पदार्थ। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर
सिंपली इंसुलेटर्स। जैसे कि माइका है, उसमें आसानी से इजीली करंट फ्लो नहीं होती है। प्लास्टिक में और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उसमें भी करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाती है। तो उन्हीं मटेरियल्स को, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। परावैद्युत भंजन क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, कुचालक होते हैं, या जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, परावैद्युत पदार्थ, उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, उनको बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि अचानक से करंट का कुछ पार्ट, कुछ अमाउंट जो इंसुलेटर्स हैं उनमें भी पास हो पाता है। अगर हम वोल्टेज को, वेबर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो कुछ अमाउंट धारा का जो परावैद्युत पदार्थ हैं, जो कुचालक पदार्थ हैं, उनमें भी प्रवाहित हो जाता है। तो उसी कंडीशन को, ये जो अचानक से धारा प्रवाहित हो जाती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, परावैद्युत भंजन, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जो वोल्टेज हम देते हैं जिससे ऐसा पॉसिबल हो पाता है, जिससे कुचालक पदार्थों में भी धारा प्रवाहित हो पाती है, उन्हीं वोल्टेज को हम क्या कह देते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या कह देते हैं, भंजन वोल्टेज या भंजन विभव कह देते हैं। जिसके वजह से जो धारा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो हो पाती है इंसुलेटर्स में या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, उन्हीं वोल्टेज को हम क्या कह देते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटर। संधारित्र पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो संधारित्र की धारिता होती है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है? के फॉर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। संधारित्र की धारिता परावैद्युत नियतांक के सीधे समानुपाती होती है। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है C नॉट, और C बराबर हो जाता है C नॉट इंटू के। और C नॉट क्या है? जो आपने माध्यम लिया है, और आपने माध्यम किसका लिया है? परावैद्युत माध्यम लिया है। तो ये उसी मीडियम की, उसी माध्यम की धारिता है। परावैद्युत माध्यम में जो संधारित्र है उसकी धारिता को किससे रिप्रेजेंट किया है? C नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये होता है कि अगर परावैद्युत माध्यम में नियतांक का मान बढ़ता है, K की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो C की वैल्यू भी, जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ये हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स हैं, एक को प्लस क्यू, दूसरे को माइनस क्यू आवेश दिया है। एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है। दोनों का जो एरिया है, दोनों का समान है, ए से रिप्रेजेंट किया है। दोनों के बीच की जो दूरी है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की गई है, डिस्टेंस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है समांतर प्लेट संधारित्र का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो है E1। वैद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट किया है? E1 से, जो उसकी दिशा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। और उसके बीच में हमने क्या रख दिया है? एक थिन फिल्म रख दी है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की। एक परावैद्युत पदार्थ की पतली चादर को किसके बीच रख दिया है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दिया है। अब क्या होता है कि जो परावैद्युत पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? ये एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। और आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता है, जो प्रोटॉन होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ऋण आवेश होता है। तो इसी तरह से अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। प्रोटॉन को पॉजिटिव से, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से हम हमेशा ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस प्लेट को हम
यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख देते हैं, तब पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवण होने के कारण जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको पहले बताया गया है कि नेगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से ही अट्रैक्ट होता है। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल होता है असमान आवेशों के बीच में। तो वैसे ही जब हम इसको के ही समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख देते हैं तब पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है। जो प्रोटॉन है वो किधर मूव कर जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर। जिससे क्या होता है, जो परावैद्युत पदार्थ है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, E2 से रिप्रेजेंट किया गया है उसको। और आप देख पा रहे होंगे ध्रुवण होने के कारण, पोलराइजेशन की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है समांतर प्लेट संधारित्र का E1 और जो वैद्युत क्षेत्र है परावैद्युत पदार्थ का E2, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई है, अपोजिट हो गई है। E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो मैग्नीट्यूड है, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि पहले E1 था, उसमें से आपने कितना और माइनस कर दिया है, E2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो साइन है वो कैसा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और दोनों के बीच में नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डिक्रीज हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। इसीलिए जब वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, तो जो वैद्युत विभव है वो भी कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो E है वो बराबर होता है V/R के, ऐसा आपको पहले बताया जा चुका है। जो वैद्युत क्षेत्र है डायरेक्टली इक्वल है वैद्युत विभव के, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है। और जो C है संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो किसके बराबर होती है, Q/V के। आपको ये फॉर्मूला भी पहले बताया जा चुका है। इससे ये शो होता है कि जो C है वो इनवर्सली इक्वल है V के। जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। V का मतलब है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो C की वैल्यू कैसी हो जाती है, C की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर पोटेंशियल विभव घट जाता है तो जो C है, धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो परावैद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, परावैद्युत पदार्थ के प्रभाव से जो संधारित्र है उसकी धारिता, जो कैपेसिटेंस है ऑफ कैपेसिटर, उसकी धारिता हमेशा ही इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जब किसी परावैद्युत पदार्थ की पतली चादर को, थिन फिल्म ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं, प्लेटों के बीच में रख देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, तो पोलराइजेशन की वजह से, ध्रुवण होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर आ जाते हैं। परावैद्युत पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर आ जाते हैं, और जो प्रोटॉन है ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल वो किधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की ओर। जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होने के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि साइन कैसा आ जाता है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन आ जाता है। जिससे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिक्रीज हो जाता है, वो घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र के घट जाने की वजह से जो वैद्युत विभव है, पोटेंशियल है, वो भी डिक्रीज हो जाता है, वो भी घट जाता है। क्योंकि E बराबर डायरेक्टली इक्वल होता है V/R के।
और अगर V डिक्रीज हो जाता है तो जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि C और V इनवर्सली इक्वल होते हैं, तो V कम हो जाने से C बढ़ जाती है। इसीलिए जो इफेक्ट है डाइलेक्ट्रिक्स का, परावैद्युत पदार्थ का, वो क्या पड़ता है, उसके प्रभाव से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, C कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और उसकी प्रैक्टिस भी करें। कंफ्यूजन होने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं, आज का जो लेक्चर है, इसके नोट्स मैं आपको आपके ग्रुप में और यूराइज पोर्टल पर सेंड कर दूंगी, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन होता है वीडियो देखने पर तो आप नोट्स से पढ़कर उसको क्लियर कर सकते हैं, आप ज़्यादा समझ सकते हैं। इसीलिए वीडियो भी देखें और नोट्स से भी पढ़ें, और पढ़ने पर कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझसे क्वेरी करें। थैंक यू।